अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब के अंदर भी जनाब लोटों की मंडी लग चुकी है और इस वक्त जो लोटों का रेट चल रहा है आप यकीन नहीं करेंगे, अप टू 50 करोड़ रुपया फी एमपीए ऑफर किया जा रहा है। क्यों ऑफर किया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं, किसकी हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है, ये सारे बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। PP7 के हवाले से भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कौन है अगला वजीर आला बनने जा रहा है पंजाब के अंदर, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि आज इस वक्त लाहौर के अंदर हम रिपीट देख रहे हैं कि यहां पे दोबारा सिंध हाउस जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 50 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं एक एमपीए को खरीदने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो बुनियादी तौर पे इसके पीछे जो फनकार है, इसके पीछे जो शख्सियत है जो ये सारी फनकारियां वहां पे कर रही है, वो शख्सियत है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। तो उन्होंने कहा कि ये आसिफ अली जरदारी साहब करवा रहे हैं और वो बुनियादी तौर पे लूटी हुई जो उनकी करप्शन की दौलत है उससे ये वो काम कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट है। उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी कहा कि ये जो है ये जमहूरियत के ऊपर एक हमला है और जमहूरियत के साथ साथ हमारे जो माशरती अखलाकियात हैं उसके ऊपर भी ये एक हमला है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग अपना ज़मीर बेच रहे हैं, अपना वोट बेच रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को खरीदा जा रहा है, इससे मुल्क को, कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। और जो अमेरिकन रजीम चेंज हुई थी इसके अंदर जो हैंडलर्स हैं, इसके अंदर जो सहूलतकार हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आप लोग मुल्क के साथ कर रहे क्या हैं। अब हमने देखा कि पीटीआई की बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत आ गई, अवाम ने उनके हक में वोट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे उनको हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और ये मैंने आपके साथ पिछली वीडियो के अंदर भी शेयर किया था, गुज़िश्ता रोज भी शेयर कर दिया था, आपके साथ आपको बता दिया था कि कभी भी उनको हुकूमत बनाने की इस तरह खुली इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि हमजा की सीट बचाई जाए, हमजा को किसी तरीके से बचाया जाए। इस हवाले से आपको एक मैसेज मैंने सुनाया था आज पहले वीडियो के अंदर के जो स्पेशल ब्रांच के पुलिस वाले हैं वो लोगों को कॉल्स कर रहे हैं। उसके अलावा आईबी की तरफ से लोगों को धमकियां आ रही हैं। ये परवेज इलाही साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। आज एक पीटीआई के जो एमपीए हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अचानक गायब हो गए हैं। मसूद अहमद साहब, कोई कह रहा है वो तुर्की चले गए हैं, कोई कह रहा है उन्होंने कितने पैसे ले लिए। वैसे इनके हवाले से पहले भी एक खबर आई थी कुछ अरसा कबल के इन्होंने कोई इस्तीफा दिया है, पार्टी के साथ इनके मसाइल चल रहे थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है इस वक्त पीटीआई के एमपीएस को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम ऑफर हो रही हैं और उन रकम के साथ साथ धमकियां भी आ रही हैं। फैसलाबाद के एक एमपी हैं, उनकी अपनी वीडियो आई है और उस वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह उनको धमकियां आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आपने पीटीआई को कैंडिडेट को वोट दिया तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ उनको ऑफर्स भी आ रही हैं, पैसे की ऑफर्स भी आ रही हैं। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं और यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं और मुख्तलिफ ज़राए से कुछ मुख्तलिफ ऑफर्स हो रही हैं और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने 2018 में आज़ाद जीतकर पीटीआई ज्वाइन की थी और मैंने खान साहब के विजन को देखते हुए और जब अदम-ए-इत्माद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान साहब के साथ डट के खड़ा हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि उनकी नीयत बेहतर है। अच्छा, दूसरी चीज फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से आज बातचीत की और फवाद चौधरी साहब ने कहा है, फवाद चौधरी साहब के बयान से पहले जो खान साहब हैं, खान साहब ने ये कहा है कि आसिफ जरदारी को जेल में डाल देना चाहिए। जिस तरीके से ये वहां पे खरीदो फरोख्त कर रहा है, जिस तरीके से इसने लोटों की मंडी वहां पे लगाई है और ये सिंध के तरक्याती फंड्स हैं, ये सिंध की आवाम का पैसा है। और यहां तक उन्होंने कहा कि बातें शेयर हो रही हैं कि जितना कराची में एक दिन में टैंकर माफिया से लिए जाते हैं पैसे या दीगर जगहों से इस तरह के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, पीटीआई ये इल्जाम लगा रही है कि वो सारा पैसा अब इसमें यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ नून लीग के एक एमपीए ने भी इल्जाम लगाया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़े से फवाद चौधरी के कुछ बयानात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो है सिंध में
جو پیسہ ہے نا سندھ کا وہ کھول دیا، اس کے ذریعے وہ خرید رہے ہیں. ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے 50 کروڑ سے زیادہ کی آفرز کی جا رہی ہیں. اچھا، ایک اور الزام جو فواد چودھری نے لگایا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ لوگوں کو رابطہ کر رہے ہیں اور وہ 30 سے 40 کروڑ روپے جو ہے دینے کا کہہ رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں. اور چودھری مسعود احمد جو ہے وہ مبینہ طور پہ کافی پیسے لے کے انہوں نے جو ہے یہ وہ غائب ہوئے ہیں یا ترکی پہنچ گئے ہیں. یہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے. تحریک انصاف کے پاس 188 افراد موجود ہیں، فواد چودھری کا یہ کہنا ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے نمبر پورے ہیں اس وقت. تو کوئی اس طرح کی کوئی گیم ہونی نہیں چاہیے تھی نا. جمہوریت میں آپ یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کس کو پڑا ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے ووٹ کس کو پڑا ہے، کس کی اکثریت ہے. تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے. اس کے اوپر کیا ہر جمہوریت پسند کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں؟ کہ اتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 16 سیٹیں وہ جیتیں گے، 17 سیٹیں وہ جیتیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا. عوام نے مینڈیٹ دے دیا ایک جماعت کو، لیکن یہ لوگ مینڈیٹ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، کیونکہ ان کا نہ کبھی جمہوریت مسئلہ رہا ہے، نہ کبھی عوام ان کی مسئلہ رہا ہے، نہ ہی معیشت اس ملک کی ان کا مسئلہ ہے. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ اس وقت ملک دیوالیے پن کا شکار ہے، ملک کے اندر دیوالیہ آ چکا ہے. اس وقت یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم اکانومی کس طرح چلائیں گے، لیکن 25 30 50 کروڑ روپیہ ایک ایک بندہ خریدنے کے لیے آفرز ہو رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اشرافیہ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہے. اس غریب ملک کا کتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس. مطلب اگر ملک اتنا غریب ہے اور یہ اتنے امیر ہیں تو کہاں سے کمایا انہوں نے یہ پیسہ؟ کوئی عام بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ 50 کروڑ روپیہ صرف ایک ووٹ کا؟ یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اچھا، اس حوالے سے آج لاہور کے اندر احتجاج بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی کہتی ہے ہم احتجاج کریں گے، اور مختلف قسم کے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہر ممکن ہم کوشش کریں گے کوئی بھی ہمارا بندہ نہ جائے، اور اگر کوئی گیا تو پھر اس کو سختی سے اس کے ساتھ نپٹا جائے گا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اچھا، پی ایم ایل این کی بھی ایک سیٹ کم ہو گئی ہے. ان کی ایک سیٹ تو پہلے تو شرک پوری صاحب والا مسئلہ تھا، ایک وہ ممبر کا ڈگری والا مسئلہ ہے، جعلی ڈگری والا. ایک اور جو پی پی 7 میں ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی، اب وہ بھی ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اب وہاں پہ آپ دیکھیں 1,30,000 سے زیادہ ووٹ پڑے اور صرف 49 ووٹوں کا فرق تھا. لیکن یہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار بہترین الیکشن کمیشن، جس پہ ہمارے دوست بھی بیٹھ کے کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ جناب سب لوگ اب معافی مانگے اس الیکشن کمیشن سے، خان صاحب بھی اس سے معافی مانگے، ہر کوئی اس سے معافی مانگے، یہ تو بڑا ہی غیر جانبدار ہے، اس نے بڑے ہی غیر جانبدار الیکشن کروائے. 49 ووٹوں کا فرق ہے اور وہ ری کاؤنٹنگ نہیں کروا رہے. آپ ریسنٹ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کدھر کدھر انہوں نے ری کاؤنٹنگ کروائی ہے، پر ادھر وہ ری کاؤنٹنگ نہیں کروا رہے. تو اب پھر وہ ان کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ بھی ایک سیٹ اس وقت پی ایم ایل این کی کم ہو گئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو فیصل آباد کے ایک ایم پی ہیں ان کی ویڈیو بھی آئی ہے اور انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے، مختلف جماعتوں کا، ہر کوئی اپنا اپنا ورژن دے رہا ہے. ایک جو ہے پی ایم ایل این کے ایم پی آئے ہیں، وہ بھی یہ سامنے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے 20-25 کروڑ روپیہ جو آفر کر رہی ہے پی ٹی آئی، پر پی ٹی آئی کے تو نمبر پہلے ہی پورے ہیں. تو یہ میرے خیال میں وہ خالی حساب کتاب پورا کرنے کے لیے کاروائی ڈالی گئی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جینوئن انہوں نے کسی نے ان کو آفر کیا ہو. لیکن دیکھیں مینڈیٹ کسی کا بھی ہے، چاہے وہ نون لیگ کا مینڈیٹ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہو، چاہے وہ کاف لیگ کا مینڈیٹ ہو. جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ مینڈیٹ ان کا حق ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہم قطعاً تیار نہیں ہیں. اور اب اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایس جو ہیں وہ کوئی بیان حلفی وغیرہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں پیسہ آفر ہوا ہے. تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، لیکن وہی گنانا کھیل، وہی لوٹوں کی منڈی، اور یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پہ. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ جمہوریت کے لیے ہے، ووٹ کی عزت کے لیے، اور جو کردار ہے. باقی آصف علی زرداری صاحب کی غالباً میٹنگ ہونی تھی چودھری شجاعت کے ساتھ، اب ہو سکتا ہے کہ وہ کینسل ہو جائے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اس طرح کی اطلاعات ہے میرے پاس، کیونکہ شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کھل کر حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے. کاف لیگ ان کے حق میں ووٹ ڈالے گی. تو پرویز الہی مطلب کوئی طاقت دنیا کی ان کو روک نہیں سکتی. اگر قانون، ضابطے، آئین اور قانون کے مطابق یہ انتخاب ہو تو پرویز الہی اس وقت آپ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن
जिस तरीके से दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बंदे गायब हो जाएंगे, बंदे ये हो जाएंगे, तो यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको तो जेल में डालना चाहिए जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पर भरपूर कोशिश हो रही है कि मैंडेट तो तोड़ा जाए, लोटे बनाए जाएं। हिम्मत होगी उन लोटों की भी जो इस मौके के ऊपर भी लोटा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर आप उनकी मॉरल स्टैंडिंग भी देख लें, आप उनकी मॉरल वैल्यूज का अंदाजा भी खुद लगा लें कि किधर वो स्टैंड करते हैं, उनकी अखलाकियात क्या हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद वो अपना वोट बेचने के लिए तैयार हैं इसके बावजूद। तो एनीवे ये थोड़ी सी डिटेल्स थी जनाब, और इस वक्त बड़ी टेंस माहौल है पंजाब के अंदर और इमरान खान की भी तवज्जो वहीं पे है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि इमरान खान साहब आप खुद लाहौर में रहेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी उनके बकौल उन्होंने लोटों का व्यापार, लोटों की मंडी लगा दी है, दोबारा सिंध हाउस जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है पंजाब के अंदर। देखें अगर सही तरीके से सब कुछ चले तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, फिर तो ऑब्वियसली कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, उस दिन कौन वजीर आला मुंतखब होता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि मुश्किल होगा सेंटर वाली सूरत हाल को दोबारा दोहराना। मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब बन जाएंगे, लेकिन उनको ना बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और तमाम तर ताकतें, मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम तर ताकतें वो इस चीज़ के ऊपर मुतफिक हैं कि हमजा को ही बनाना है, परवेज़ इलाही किसी सूरत में ना बने। परवेज़ इलाही को वो ये तो हो सकता है अपने साथ में ला के बना लें, पर अब उसका वो भी मुमकिन नहीं है। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इनको नहीं बनने देना, क्योंकि फिर सेंटर में भी बाकी सारे बच्चों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ एक इतनी बात करना चाहूँगा कि इंसान की बहुत सारी जो कैरियर में कामयाबियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैसले होते हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा किरदार होता है। माँ बाप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, और चाहे कोई सियासतदान हो। मोनिस इलाही साहब आज जिधर हैं, ऑब्वियसली उनको परवेज़ इलाही ने ज़िंदगी में बड़ा गाइड किया होगा, तो वो आज इधर पहुँचे हैं। जिस तरह बिलावल साहब को उनके वालिद ने किया होगा, हमजा साहब को उनके वालिद ने किया होगा, तो परवेज़ इलाही की बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी जहाँ पे आज मोनिस इलाही हैं। लेकिन आज जिस पोजीशन में परवेज़ इलाही हैं, इस वक्त वो बिल्कुल वजीर आला बनने के करीब हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें उनके बेटे की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्रेडिट जाता है मोनिस इलाही की समझदारी को, मोनिस इलाही की सियासी बसीरत को, फहम को। उन्होंने अपने वालिद को पकड़ के रखा, बाकी सारी जमात दूसरी तरफ जा रही थी, आखिरी दिन भी वो लेके उनको बनी गाला गए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि वालिदैन का एक बड़ा किरदार होता है, और वो यकीनन मोनिस की ज़िंदगी में भी होगा, लेकिन यहाँ पे मोनिस ने जो किरदार अदा किया है, जिस तरीके से उसने सियासी सोच समझ का मुजाहरा किया है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी इसका इतराफ़ किया है कि मोनिस की वजह से मैं इधर खड़ा हूँ, नहीं तो बाकी पार्टी की तरह हम भी कुछ और सोच रहे थे। तो एनीवे ये एक उनका ऐसा फैसला था, मेरे ख्याल में एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। एक तो उनके वालिद अब वज़ीर आला बनेंगे, जो सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरी, जो तारीख में जो लोग अभी रिजेक्ट हुए हैं, तारीख की रॉन्ग साइड पे खड़े हैं, बहुत सारे लोगों के मुताबिक कौम का एक बड़ा हिस्सा समझता है कि ये लोग अमेरिकन रजीम चेंज की तरफ खड़े हैं, तो आज मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही उस साइड पे नहीं खड़े। कम अज़ कम वो जो बयानिया है रजीम चेंज वाला, अमरीकी साजिश वाला, उसका बोझ इनके कंधों पे नहीं है। बाकी हर सियासत हो जाए, खेल हो जाए, कोई भी चीज़ हो, उसमें हार जीत भी होती रहती है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, कभी आपके हक में चीज़ होती है, कभी आपके हक में नहीं होती। लेकिन ये एक, जिसे मैं कहता हूँ कि एक क्रेडिट था जो ज़रूर बनता था देना मोनिस इलाही साहब को। तो इस वजह से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आज जो परवेज़ इलाही यहाँ पे खड़ा है और दोबारा पीटीआई ने गेम चेंज कर दी है पंजाब के अंदर, उसमें मोनिस इलाही का भी बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।